हाय गाइस, मेरा नाम है आयुष और स्वागत है आप सबका डाउटनेट में। आज से हम एक नया लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं विद्या मंदिर क्लासेस से हूँ और ये विद्या मंदिर क्लासेस और डाउटनेट की कोलैबोरेशन में ये कोर्स हम नया शुरू कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। तो इंटरनल एनर्जी सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? नाम से थोड़ा आइडिया तो लग ही रहा होगा कि भाई इंटरनल एनर्जी का मतलब है कि कुछ अंदर की बात है। बेसिकली जो भी सिस्टम के अंदर एनर्जी प्रेजेंट है वही होती है क्या? इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के अंदर की एनर्जी मींस इंटरनल एनर्जी। सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं? भाई सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। और कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। उसके बाद और कौन सी एनर्जी होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और कौन सी एनर्जी होती है भाई? और होती है साउंड एनर्जी। और ऐसे मिसलेनियस और भी बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी और बहुत सारी इस तरीके की एनर्जीज होती हैं। कई सिस्टम्स में लाइट एनर्जी वगैरह भी होती है। तो अब इंटरनल एनर्जी हम किसी भी सिस्टम की कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरनल एनर्जी सबसे पहले अगर हम देखें, इसका जो सिंबल है वो है यू। आई गेस सबको आइडिया होगा इसका कि इसको हम यू से डिनोट करते हैं। तो क्या हम इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल काइनेटिक की। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी हम किसी भी सिस्टम की निकाल सकते हैं, ये तो निकाल सकते हैं हम। फिजिक्स में, मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर में। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी किसी भी सिस्टम का, किसी अगर हम गैशियस सिस्टम की बात करें या किसी सॉलिड या लिक्विड सिस्टम की बात करें तो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी किसी भी सिस्टम की हम रफली क्या होती है, इन सबका जो सम है, इन सबका जो सम है वो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, उसको हम फाई बोल देते हैं। वो एक होता है कांस्टेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं? फाई बोल देते हैं। तो अब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ही बेसिकली हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे? अगर हम बात करें आइडियल गैस की, हम मेजरली थर्मोडायनेमिक्स में आइडियल गैस से ही डील करने वाले हैं, आइडियल गैस की। और आइडियल गैस की क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या? जीरो। जीरो क्यों होती है भाई? ये जीरो कहां से आ गया एकदम से? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है क्योंकि आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसलिए होती है, क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते हैं। ये हम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी देख चुके हैं कि आइडियल गैस में अगर हम आइडियल गैस की जो वैंडरवॉल्स इक्वेशन है वो देखते हैं तो वो क्या होती है? P प्लस ए वी ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हमने पढ़ी थी स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या होता है? ये होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस से रिलेटेड। ए जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस से रिलेटेड होता है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का फैक्टर होता है ये, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस का फैक्टर। तो अगर इनका फैक्टर है तो आइडियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस के लिए ए क्या होता है? ए जीरो होता है। अगर ए जीरो होगा दैट मीन्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है। नहीं है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या हो गई? जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो हो गई। तो अब यहां से हमें क्या निकालना है? बेसिकली सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सिस्टम की क्या निकालनी है भाई? हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे ये भी देख लेते हैं। आई होप सबने लिख लिया होगा ये। तो
अब हम देखते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की 0 कर दी है, जो बाकी सारी एनर्जीज हैं उसको हमने बोल दिया है कांस्टेंट फाई, और हमें क्या रह गया अब निकालना, काइनेटिक एनर्जी। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए किसी भी, अगर हम सबसे पहले गैस की ही बात कर लेते हैं, तो गैस के लिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी हमें पता है टेम्परेचर से रिलेटेड होती है किसी भी गैस के लिए। तो टेम्परेचर से अगर रिलेटेड है तो उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो हमें U निकालना है, U निकालना है, और U के लिए हमने फाई तो पहले ही बोल दिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो कि बाकी सारी एनर्जीज हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। तो फाई प्लस के ई जो है वो हमें निकालना है। अब ये के ई कैसे निकलेगा, के ई का फॉर्मूला होता है किसी भी गैस के लिए F/2 nRT, जहां पे nRT से आप काफी ज्यादा फेमिलियर हैं। n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, T होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और R जैसा कि सबको पता ही है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। R क्या होता है, R होता है गैस कांस्टेंट। तो अब ये F क्या है, ये F थोड़ा नया सा टर्म लग रहा है यहाँ पर। F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, F है डिग्री ऑफ फ्रीडम। थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है फ्रीडम से रिलेटेड है। फ्रीडम किस चीज से चाहिए भाई, हमें गैस को चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें गैस को चाहिए। फ्रीडम चाहिए किससे चाहिए भाई, रोटेशन या ट्रांसलेशनल मोशन की फ्रीडम। तो अगर कोई भी गैस है, गैस का एक पार्टिकल मान लेते हैं, तो गैस का पार्टिकल कितनी डायरेक्शंस में घूम सकता है, हम एक्सिस देखते हैं यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए। तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। तो पार्टिकल या तो ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, या ऊपर नीचे वाइब्रेट कर सकता है, या फिर आगे पीछे वाइब्रेट कर सकता है। ये हमें पता है। तो 3 एक्सिस के अबाउट क्या कर सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है, दैट मीन्स 3 एक्सिस के अबाउट बेसिकली मूव कर सकता है। तो जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाएगी, तो एफ ट्रांसलेशनल कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 3। क्यों, क्योंकि 3 एक्सिस के अबाउट ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है। अब बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन अब अगेन क्या करेगा, गैस पे डिपेंड करेगा। गैस अगर एक सिंगल पार्टिकल है या सिंगल एटम है, तो क्या वो रोटेट कर सकता है किसी एक्सिस के अबाउट, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो अपनी एक्सिस के अबाउट जरूर रोटेट कर सकता है। जो उसकी अपनी एक्सिस है, हम उसको ऐसे मान सकते हैं या ऐसे मान सकते हैं, ऐसे या ऐसे, किसी तरीके से भी, बट ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं आता, क्योंकि अपनी एक्सिस के अबाउट तो सारे एटम्स रोटेट करते हैं, जिसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं अगर गैस के एटम्स अगर बढ़ जाए, अगर मैं एक ये बात थी एक मोनो एटॉमिक गैस की। तो मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम वाली गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। अब बात करते हैं डायटोमिक गैस की। डायटोमिक गैस की अगर हम बात करेंगे, तो डायटोमिक गैस एक इस तरीके की गैस होगी, इसको एक लाइन से जोड़ दिया हमने। तो इसमें 2 एटम्स हैं, ए और बी, या ए और ए भी हो सकते हैं। तो अगर 2 एटम्स हैं ए और बी, और इसकी हमें क्या निकालनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम 3 एक्सिस बना लेते हैं। तो x, y और z एक्सिस। तो अगेन ये ट्रांसलेशनल मोशन तो अभी भी 3 एक्सिस के अबाउट कर ही सकता है। ए बी ऐसे जा सकता है, लेफ्ट राइट जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, और आगे पीछे भी जा सकता है। तो इसकी f ट्रांसलेशनल कितनी हो जाएगी,
एफ ट्रांसलेशनल इसकी हो जाएगी 3 अगेन, और एफ रोटेशनल कितनी हो जाएगी, एफ रोटेशनल अब देखते हैं। अब ये रोटेट कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है, एक ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है इस तरीके से ऐसे, और एक ये क्या कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि जेड एक्सिस आगे पीछे वाली एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ऐसे रोटेट कर सकता है, तो ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। क्या एक्स एक्सिस के अबाउट इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूलर एक्सिस ही है। मॉलिक्यूलर एक्सिस हम हमेशा नहीं लेते डिग्री ऑफ फ्रीडम में, तो एफ रोटेशनल कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी डायटोमिक गैस के लिए क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगी 5। ठीक है, उसके बाद हम ट्रायटोमिक और पॉलीएटॉमिक गैसेस की तरफ भी जा सकते हैं। तो ट्रायटोमिक और पॉलीएटॉमिक अगर देखेंगे तो उसके लिए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और तो उसके लिए अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर पॉलीएटॉमिक है तो अगेन अब शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर भी डिपेंड करेगा, क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करेगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, तो ट्रायटोमिक लीनियर देख लेते हैं। ट्रायटोमिक लीनियर, इस तरीके की गैस ए बी सी, या ए बी हो सकती है, ए भी हो सकती है, डिपेंड करेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल है ट्रायटोमिक लीनियर का CO2। ये एक लीनियर गैस होती है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके होंगे। ये हम ट्रायटोमिक लीनियर की बात कर रहे हैं। ट्रायटोमिक लीनियर, तो ट्रायटोमिक लीनियर के लिए अगेन सिमिलर केस होगा, क्या, डायटोमिक की तरह। तो क्योंकि एक डायटोमिक गैस की तरह ही तो नजर आ रही है, एक सीधी लाइन ही तो नजर आ रही है, तो इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, इसकी और इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही हो जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर एक्सिस अगेन एक्स एक्सिस होगी, इसके अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, काउंट नहीं होगी। बट एक ट्रायटोमिक नॉन लीनियर अगर है या पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर है, तो वो एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है। तो पॉलीएटॉमिक डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ भी हम पॉलीएटॉमिक साथ में स्लैश करके लिख सकते हैं। कोई अगर ऐसी गैस जो कि पॉलीएटॉमिक हो बट नॉन लीनियर हो, तो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 6, 3 रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल। तो इस तरीके से हम बेसिकली ये एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, ये एफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हमने एफ कैलकुलेट कर लिया, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, यू, इंटरनल एनर्जी जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो आइए अब इंटरनल एनर्जी पे वापस आते हैं। अभी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिस्कशन कर रहे थे, बट फटाफट से वापस आते हैं इंटरनल एनर्जी पे। तो इंटरनल एनर्जी पे जब वापस आते हैं तो दोबारा से एक बार एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी का, F/2 nRT + 5। ये था इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब हम इसमें जो फाई है वो किसी भी गैस मॉलिक्यूल की साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ये फाई हम नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स हम क्या, यू हम एब्सोल्यूट किसी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का मतलब है डेल्टा यू। डेल्टा यू यानी कि सिस्टम की अगर हमें इंटरनल एनर्जी 2 स्टेट्स पर अगर हमें पता है, तो हम उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें एब्सोल्यूट नहीं पता होगी, हम डिफरेंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी का। तो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको डेल्टा यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डी यू लिख लेते हैं, स्मॉल डिफरेंस। तो डी यू अगर लिखेंगे तो वो डी ऑफ F/2 nRT + 5 हो जाएगा। फाई जैसा कि मैंने बताया किसी भी सिस्टम के लिए कांस्टेंट है, तो डी यू क्या हो जाएगा, d टाइम्स F/2 nRT।
डी फाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि फाई जो है वो एक कांस्टेंट होता है किसी भी सिस्टम के लिए। अब जब एफ बाई टू एन आर टी का अगर हम डिफरेंशियल लें तो किसी भी सिस्टम के नंबर ऑफ मोल्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये तो कांस्टेंट ही है पहले से, तो नंबर ऑफ मोल्स और डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एक टाइम पे कांस्टेंट ही रहेगा, बट टेम्परेचर चेंज कर सकता है। यानी कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो एफ बाई टू एन आर जो है वो बाहर आ जाएगा और ये डी टी आ जाएगा। तो ये एक मेरा एक एक्सप्रेशन आ गया डी यू का, एफ बाई टू एन आर डी टी। तो अगर मैं इसको यहाँ से अब डेल्टा यू लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ये मेरा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन हो गया ये मेरा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। इसके बाद हम इसका एक और फॉर्मूला भी जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ये वाला ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है, दूसरा फॉर्मूला जो इसका प्रेवलेंट है वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। ये इसका फॉर्मूला जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट है। अब ये CV जो है हम यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से देख सकते हैं, CV की वैल्यू क्या होती है, CV की वैल्यू होती है F बाई टू आर। ये होती है क्या, CV की वैल्यू। तो ये इसको साइड में यहाँ पे लिख भी लेते हैं, CV की वैल्यू को, यहाँ से CV की वैल्यू आ भी जाएगी। तो यहाँ से CV निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F बाई टू आर। ये आ गया क्या, CV। ये CV आ गया F बाई टू आर। तो ये CV क्या है, CV है, अगर हम इसको CV को बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, डेल्टा यू अपॉन एन डेल्टा टी बोल देंगे इसको। तो ये CV है क्या, CV होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब मैंने सिस्टम के एक मोल को, जब कोई भी एक गैशियस मोल बोल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम में एक गैशियस मोल है, उसको मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जितनी हीट दी वो होती है उसकी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये सारा काम मैंने कब किया, सिस्टम को एक बंद डब्बे में रख दिया जो कि एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगी इसकी। इसको एक बंद डब्बे में रख दिया मैंने गैशियस मॉलिक्यूल्स को, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गई यहाँ पे सिस्टम की। और इस कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने सिस्टम को क्या कर दिया, हीट कर दिया। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैंने सिस्टम को हीट करा, किस सिस्टम को ऐसे हीट करा कि सिस्टम की मेरे पास एक मोल मेरे पास गैस थी, और उसका मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज कर दिया, 1 डिग्री जो है वो मैंने टेम्परेचर राइज कर दिया। तो जितनी हीट मुझे इस सिस्टम को इस 1 डिग्री टेम्परेचर राइज में देनी पड़ी वो होती है मेरा CV, जो कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ चुके हैं। इनफैक्ट CV का भी एक फॉर्मूला आ गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और ये कई बार R के टर्म्स में दे रखा होता है, तो वहाँ से अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की कैलकुलेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें F की वैल्यू हम वहाँ से पता कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो कई बार हमें क्वेश्चंस में दे रखा होता है CV की वैल्यू, हमें ये नहीं पता होता कि जो गैस है वो मोनोटॉमिक है या डायटॉमिक है, तो वो डायरेक्टली हम किससे गैस कर सकते हैं, हम F से गैस कर सकते हैं। अगर हमें CV की वैल्यू दे रखी है, हम उसको 2 बाय R से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। दैट मीन्स हमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता चल जाएगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जानते हैं कि मोनोटॉमिक के लिए 3 होती है, डायटॉमिक के लिए 5 होती है, ट्रायटॉमिक लीनियर या पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए अगेन 5 होती है, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए 6 होती है। तो ये हमें पता है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सिस्टम में कितने जो गैस है वो उसमें कितने एटम्स है, कौन सी पॉलीएटॉमिक गैस है या डायटॉमिक गैस है, तो ये भी हमें पता चल जाता है इस तरीके से। तो ये था डेल्टा यू, इस तरीके से हम डेल्टा यू निकाल देते हैं। NCV डेल्टा टी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उसके अलावा इसकी जगह हम CV का जो एक और फॉर्मूला कई बार यूज़ कर लेते हैं, वो कर लेते हैं 1/n du/dt। अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में देखें इसको, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूलाज
वैसे तो कहने को बहुत सारे होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, बट आपको नजर आ रहा है कि एक फॉर्मूला से ही सारे फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं आप, अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी हो तो। कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, फॉर्मूलाज आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। इससे डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आ गया। तो ये था इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट। इस पे एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज थे, आई होप लिख लिए होंगे सबने। तो इंटरनल एनर्जी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड डेल्टा यू ऑफ द सिस्टम if the initial and final conditions of the system are as follows. तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन हमें अगर सिस्टम की अगर दे रखी है, और ये हम आइडियल गैस की ही अगर अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, और किसी गैस की, हम रियल गैस की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। तो सिस्टम का इनिशियल प्रेशर दे रखा है 1 atm, जो वॉल्यूम दे रखी है वो दे रखी है 2 लीटर, और जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 300 केल्विन। उसके बाद सिस्टम का जो फाइनल, ये है इनिशियल कंडीशन, उसके बाद फाइनल कंडीशंस जो हैं वो क्या दे रखी हैं सिस्टम की। फाइनल कंडीशंस दे रखी हैं 2 atm, 1 लीटर एंड 300 केल्विन। तो यहां पर हमें नजर आ रहा है कि जो प्रेशर है वो चेंज कर गया है, वॉल्यूम भी जो है वो चेंज कर गई है, बट टेम्परेचर चेंज नहीं करा। टेम्परेचर चेंज नहीं करा। तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे डेल्टा यू। वहाँ पर डेल्टा यू का फॉर्मूला हमें पता है, F/2 डेल्टा टी। अब सिस्टम में हमें क्या, क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या दे रखा है, हमें गैस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हम निकाल सकते हैं यहाँ से, हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है। तो PV इज इक्वल टू NRT से हम ये N कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद R हमें पता ही है, बट F नहीं पता। अब डेल्टा टी कैसे निकालेंगे। डेल्टा टी बेसिकली क्या है, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर का डिफरेंस। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या है यहाँ पर, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर है सेम 300 केल्विन, यानी कि डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया 0। डेल्टा टी क्या हो गया यहाँ पर, डेल्टा टी हो गया 0। डेल्टा टी अगर 0 हो गया, दैट मीन्स डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, 0। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ दे नहीं रखा, क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत ही नहीं है, डेल्टा यू डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि सिस्टम का प्रेशर या वॉल्यूम अगर चेंज कर भी रहा है, तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो है वो कांस्टेंट है। अगर डेल्टा यू 0 है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज डेल्टा यू, इट इज 0। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख भी देते हैं यहाँ पर, कि दिस इम्प्लाइज दैट यू इज कांस्टेंट फॉर द सिस्टम। यू जो है वो कांस्टेंट है सिस्टम का, 0 नहीं है, यू 0 नहीं है, डेल्टा यू 0 है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यू 0 नहीं है, डेल्टा यू 0 है, यू सिस्टम का कांस्टेंट है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। आई होप सबको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पर समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है एंथैल्पी। एंथैल्पी देखते हैं क्या होता है।
एंथैल्पी, एंथैल्पी किसी भी सिस्टम का क्या होता है, हीट कंटेंट होता है, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के अंदर कितनी हीट प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है और एनर्जी प्रेजेंट है, ये डिफरेंस इंटरनल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच से, एच इसका जो है वो सिंबल है जो कॉमनली यूज होता है थर्मोडायनामिक्स में। तो एच क्या होता है, एच होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब ये यू प्लस पी वी क्या है, एच तो हमें पता है कि एंथैल्पी है, यू क्या है जो हम पढ़ चुके हैं, इंटरनल एनर्जी, यू क्या है इंटरनल एनर्जी, और पी और वी क्या है, पी है प्रेशर, जैसे कि आप जानते ही हैं, पी है प्रेशर ऑफ द सिस्टम और वी है वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। तो हीट कंटेंट सिस्टम में कितनी हीट प्रेजेंट है, हीट प्रेजेंट है, ऑब्वियसली उसमें इंटरनल एनर्जी तो इंक्लूडेड ही होगी, इसलिए हमें ये पता चल रहा है कि ये U वाला फैक्टर है, यहाँ पर U वाला फैक्टर है, तो इंटरनल एनर्जी तो हीट के अंदर ही आएगी। बट ये PV क्या है, PV बेसिकली वर्क डन से रिलेटेड है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भी कि वर्क डन क्या होता है। तो सिस्टम बेसिकली कितना वर्क कर सकता है और उसके अंदर कितनी एनर्जी पहले से प्रेजेंट है, जो कि उसकी इंटरनल एनर्जी होती है, ये दोनों मिलाकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं क्या, एंथैल्पी। सिस्टम में बेसिकली मैं कितना काम करवा सकता हूँ और साथ ही साथ मैं सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी पहले से प्रेजेंट होती है, तो ये होता है हीट कंटेंट। तो H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो यहाँ पर अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा, इसको मैं H इज इक्वल टू यू प्लस, अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूँ, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी वी होता है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो H इज इक्वल टू यू प्लस एन आर टी हो जाएगा। और U का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, F बाई टू एन आर टी प्लस फाइव, प्लस एन आर टी जो है वो पहले से दे रखा है, ठीक है। तो H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा F बाई टू प्लस वन इंटू एन आर टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा क्या मेरा एंथैल्पी। तो अब यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा H, जो कि चेंज इन एंथैल्पी है। क्यों, क्योंकि अगेन मैं इस फाई को कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंटरनल एनर्जी में कि मैं इस फाई को कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। दैट मीन्स मैं सिस्टम की एब्सोल्यूट एंथैल्पी नहीं निकाल सकता, मैं चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकता हूँ, चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, अगेन F जो है सिस्टम का कांस्टेंट रहता है, N और R भी कांस्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पर क्या चेंज कर जाएगा, टेम्परेचर, तो F बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी, इसको मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मेरा किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला आ गया किसका, एंथैल्पी का। ये किसका फॉर्मूला आ गया, बेसिक फॉर्मूला आ गया किसका, एंथैल्पी का फॉर्मूला आ गया, F बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें इसके दूसरे अगेन पॉपुलर वाले फॉर्मूला की, तो जो मोर पॉपुलर फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी, ये इसका मोर पॉपुलर फॉर्मूला है। तो अगेन यहाँ से मैं अगर रिलेट करने की कोशिश करूँगा इसको यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, Cp की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी, Cp की वैल्यू आ जाएगी, Cp की वैल्यू आ जाएगी F बाई टू प्लस वन इंटू आर। तो यानी कि मुझे सिस्टम का चाहे Cp दे रखा हो या Cv दे रखा हो, मैं दोनों तरीके से सिस्टम की जो गैस है उसमें उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकता हूँ। अगेन अगर मुझे Cp भी दे रखा हो सिस्टम का, तो मैं उसको अगेन इस चीज़ को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो Cp दे रखा है, R मुझे पता है क्या होता है, तो मैं F भी निकाल सकता हूँ सिस्टम का उल्टे तरीके से। बट यूजुअली हमें F दे रखा होता है तो हम Cp निकाल सकते हैं सिस्टम का। Cp क्या है, अगेन Cp को अगर हम यहाँ से थोड़ा सा रीजनरेट करें तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा H अपॉन एन डेल्टा टी। तो सिस्टम की बेसिकली डेल्टा H अपॉन एन डेल्टा टी, तो ये क्या है, Cp है कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि सिस्टम को अब मैंने कांस्टेंट
वॉल्यूम नहीं, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का देख लेते हैं कैसे उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब हो गया कि अगर मैं एक सिलेंडर में गैस ले लूं, जिसका पिस्टन जो है वो मूवेबल पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन है, और ये मूवेबल पिस्टन है, दैट मीन्स इसका जो P एक्सटर्नल होगा, जो कि आउटर एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रही है, वो P सिस्टम के क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा, और P एक्सटर्नल हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है। कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है, दैट मीन्स अगर गैस एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। वो उस तरीके से क्या करेगा, पिस्टन जो है वो एडजस्ट कर जाएगा ताकि सिस्टम का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहे। तो P एक्सटर्नल क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। अगर P एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगा तो P सिस्टम भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम पे लगता रहेगा। तो कांस्टेंट प्रेशर लगते हुए अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूं और उसका 1 डिग्री टेम्परेचर मैं राइज कर रहा हूं, किसका, सिस्टम में 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का मैं 1 डिग्री टेम्परेचर राइज अगर मैं कर रहा हूं, दैट तब उस टाइम पे अगर कांस्टेंट प्रेशर है सिस्टम का, तो कांस्टेंट प्रेशर पे 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए जो हीट लगती है उसको हम क्या कहते हैं, Cp, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये होता है Cp, और Cp का हमें फॉर्मूला यहाँ से मिल गया है। अगेन यहाँ पर हम एक और फॉर्मूला एक यहाँ से जनरेट कर सकते हैं Cp के लिए। अगर मैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखूँ तो Cp आ जाएगा dH/dt 1/n dH/dt आ सकता है, यहाँ से 1/n dH/dt आ सकता है यहाँ से। तो ये हो जाएगा Cp का एक और फॉर्मूला। एक फॉर्मूला मैं यहाँ से अगर और जनरेट कर लूँ, Cp को अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे क्या, इस R को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा F/2R प्लस R। तो F/2R मैं जानता हूँ क्या होता है, F/2R होता है Cv। F/2R क्या होता है, Cv। तो F/2R अगर Cv होता है तो यहाँ पे मैं Cp और Cv का रिलेशन बेसिकली निकाल रहा हूँ। तो Cp और Cv का अगर मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, Cp इज इक्वल टू, यहाँ से मैं अगर देखूँ तो ये आ जाएगा कितना, Cv प्लस R, या Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये मेरा एक रिलेशन आ गया किसमें, Cp और Cv में। इसको मेयर्स इक्वेशन भी कहते हैं। इसको मेयर्स इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये आ गया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये आ गया एंथैल्पी के रिलेशंस आ गए, और Cp Cv में भी एक रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से हमने एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट यहाँ पे कवर कर लिया है। एक एंथैल्पी पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। तो एंथैल्पी पे एक यहाँ पर फटाफट से अगर हम क्वेश्चन कर लें तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक आर्गन गैस है, आर्गन गैस हमें दे रखी है, उसका हमें टेम्परेचर दे रखा है T इनिशियल 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमें उसका क्या दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, और ये एक्सपैंड कर रही है गैस, इस तरीके से एक्सपैंड कर रही है कि जो इसका T फाइनल है, T फाइनल है वो कितना है, T फाइनल है -73 डिग्री सेल्सियस। जब गैस एक्सपैंड करती है तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है यूजुअली। तो T इनिशियल और T फाइनल हमें दे रखा है। हमें यहाँ पर सिस्टम का क्या निकालना है, डेल्टा H निकालना है। तो डेल्टा H निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, आर्गन एक गैस है, आर्गन हमें पता है किस तरीके की गैस होती है, आर्गन है एक नोबल गैस। नोबल गैस यानी कि मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस।
आर्गन एक मोनोटॉमिक गैस है, क्यों? क्योंकि नोबल गैस है। नोबल गैसेस यूजुअली एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं। और आर्गन एक मोनोटॉमिक गैस है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें यहाँ से दे रखा है कितना, 3। मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3। दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम डेल्टा एच निकाल सकते हैं। अब डेल्टा एच निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोल्स 1 ही मान लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, 1 मोल गैस है तो n इज इक्वल टू 1 है, तो डेल्टा एच इज 3/2 इंटू 1 विच इज नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में अगर हम निकालेंगे, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पर, डेल्टा टी हो जाएगा, यहाँ पर हमें इसको पहले केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 केल्विन, और ये कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे डेल्टा एच, तो 200 माइनस 300, तो इस तरीके से हम डेल्टा एच निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.5 इंटू 8.314 इंटू माइनस 100, 200 माइनस 300 इज माइनस 100। तो डेल्टा एच की वैल्यू फटाफट से अगर हम निकालें तो कितनी आ जाएगी, 1.5 इंटू 8.314 रफली 12 के आसपास आ जाएगी, 11। तो फटाफट से यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 8.3 इंटू 1.5 ही कर लेते हैं फटाफट से। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 8 5 41, 83, ये हो जाएगा 5, 4 और 12, तो ये हो जाएगा 12.45 इंटू 100, तो ये हो जाएगा -1245 जूल्स। ये नेगेटिव आ रही है, तो सिस्टम की अगर डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो क्या है, एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, तभी चेंज इन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव है। चेंज इन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए ये क्या आ रही है, ये नेगेटिव आ रही है। सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर रही है, हमें पता भी चल रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है, दैट मीन्स एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगेन यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो एच है, एच यानी कि इंटरनल एंथैल्पी जो है वो अगेन क्या होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ही होती है, एंथैल्पी भी क्या होती है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होती है। और प्रेशर वॉल्यूम अगर मैं सिस्टम का चेंज कर रहा हूँ तो उसका फंक्शन एंथैल्पी नहीं होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। तो ग्राफिकल क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक ग्राफ का क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक हमें पीवी कर्व दे रखा है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ठीक है, और इस तरीके से हमें ग्राफ दे रखा है एक सिस्टम का। यहाँ पर हम ग्राफ को थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। ये है 2, ये है 1, ये है 2 और ये है 4। वॉल्यूम है लीटर्स में और प्रेशर है एटीएम में। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है और ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। तो ये हमें सिस्टम दे रखा है और इसका हमें सीवी भी दे रखा है, 1.5 आर। हमें सिस्टम का डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हमें हर पॉइंट पे
पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे हमें सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम पता है और हमें CV की वैल्यू पता है, CV है 1.5 R, तो हम यहाँ से बेसिकली डेल्टा U निकाल सकते हैं और CV पता है तो CV से CP निकल जाएगा, CP निकल जाएगा तो डेल्टा H भी निकल जाएगा। हर पॉइंट पे हमें प्रेशर वॉल्यूम पता है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन से PV इज इक्वल टू NRT से N भी दे रखा है सिस्टम का 1 मोल ऑफ गैस ही है, तो प्रेशर वॉल्यूम हमें पता है, N पता है, R कांस्टेंट होता है, तो T कैलकुलेट कर सकते हैं सिस्टम का हर पॉइंट पे। टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स डेल्टा U और डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा कि हम A B C D पूरे सिस्टम का कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। अभी हमें नज़र आ रहा है कि ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस। ये है एक साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस है, तो अगर पॉइंट ए से शुरू हुआ है, पॉइंट ए से शुरू होके पॉइंट बी पे गया, पॉइंट सी पर गया, पॉइंट डी पर गया और वापस पॉइंट ए पर आ गया, तो बेसिकली क्या हो गया, पॉइंट ए पर वापस आ गया सिस्टम। तो सिस्टम का जो टी इनिशियल है, टी इनिशियल यानी कि इनिशियल टेम्परेचर, वो टी फाइनल के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम वापस उसी पॉइंट पर आ गया जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ था। तो टी आई जो है वो टी एफ के इक्वल हो गया। अगर टी आई टी एफ के इक्वल है तो वही क्या कह सकते हैं हम, डेल्टा एच और डेल्टा यू को डायरेक्टली जीरो कर सकते हैं। क्यों जीरो कर सकते हैं? क्योंकि डेल्टा यू डेल्टा एच दोनों जीरो क्यों हैं? क्योंकि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी सिर्फ टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं और टेम्परेचर तो यहाँ चेंज ही नहीं कर रहा। टेम्परेचर चेंज ही नहीं करा क्योंकि घूम फिर के सिस्टम क्या आ गया, यहीं पर आ गया, वापस पॉइंट ए पर आ गया। दैट मीन्स सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। तो डेल्टा यू और डेल्टा एच जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ आया होगा और आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा और इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के कंसेप्ट जो हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। तो इसके और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।